आइए। सर इधर साइड इधर वन हम लोग बनाए वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। मतलब क्या है कि ये हम लोग पावर को एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हमको एक वायर का ज़रूरत पड़ता है। तो वायर ना हो करके हम लोग विदाउट वायर मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन किए हैं। मतलब ये जो हम लोग बनाए हैं ये शॉर्ट रेंज के लिए है। और इसके बारे में सबसे पहले सर निकोला टेस्ला ने 1899 में बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या किसी भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग को रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। पर हम लोग यहाँ पे जो यूज़ किए वो मैग्नेटिक फील्ड का करके किए हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग ट्रांजिस्टर में लेके गए। ट्रांजिस्टर में 3 फेज होता है, एक होता है बेस, दूसरा होता है आपका इमीटर, तीसरा होता है कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन गया ट्रांजिस्टर में बेस के थ्रू, उसके बाद फिर हम लोग जो इमिट किया इलेक्ट्रिसिटी को वो हम लोग रजिस्टर के थ्रू लेके गए। और रजिस्टर क्या काम होता है कि वो किसी भी करंट को वो आधा कर देता है, रजिस्ट कर देता है। फिर ये पूरा कंप्लीट कोइल में जाने के बाद एक सर्किट का निर्माण करता है। ये सर्किट मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब उत्पन्न होता है तो दूसरे कोइल को जब हम लोग सामने लेकर के जाते हैं तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न कर देता है, जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी लाइट को जला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इसके थ्रू। और ये जो पूरा वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है एक क्या बोलते हैं हमारे जो हम लोग यूज करते हैं ना डेली लाइफ में ट्रांसफार्मर के आधार पे ये काम करता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस पर आया तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन का था उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके होता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब जब कोई भी एनर्जी को हम लोग लोअर टू हायर लेके जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन बोलते हैं। अब एक्साइटेशन हुआ तो अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर दिया यहाँ पे, और दूसरे कोइल पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उत्पन्न करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि अब एक प्लस और एक माइनस लेकर के आए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। मोबाइल में कौन सी सेम चीज़ है मैम, जैसे अभी आपका जो आईफोन आया है उसमें भी यही प्रिंसिपल उसमें वायरलेस है। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। मैं हूँ शांति। क्या बनाया मैं हम लोग का टॉपिक है वोल्केनो। टॉपिक रिटर्न लिखिए। तो हम लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं कि वोल्केनो कैसे होता है, कैसे वो इरप्ट होता है। तो ये होता है कि जब पृथ्वी की 2 प्लेटें हैं वो विपरीत दिशा में जब जाती हैं तो जो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है ना, जो मेंटल भाग में रहता है एटमॉस्फेयर से पृथ्वी मैम ये होगा मैग्मा निकलेगा। तो जब वो पृथ्वी के ऊपर आ जाती है तो उसको जो यहाँ गिरता है उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो वोल्केनो से बहुत जैसे गैस निकलता है, तो जब सबसे ज़्यादा जलवाष्प भी निकलता है, वो 60 से 90% जलवाष्प भी रहता है। और फिर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, और जैसे बॉम्ब भी निकलता है। और जो लावा निकलता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक अम्लीय होता है और एक क्षारीय। अम्लीय में सिलिका का मात्रा ज़्यादा होता है, क्षारीय में कम होता है। और जो अम्लीय है उसका रंग पीला गाढ़ा होता है और जो क्षारीय है वो काला होता है। तो जो गाढ़ा है वो दूर तक नहीं जा पाता है और जो ये अम्लीय है वो दूर तक जा जाता है ना। मैम ये अर्थ का एस्ट्रोनोस्फीयर का भाग है। ये मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा पाइप के द्वारा ऊपर आता है और वो लावा बन जाता है सरफेस। तो मैग्मा को जब क्रैक्स या फिशर्स मिलते हैं तो वह जमने लगता है। तो जब वो क्षैतिज रूप से जमता है तो उसे सेल कहते हैं, और जो लंबवत रूप से जमता है तो उसे डाइक कहते हैं, और जब वो गुंबदकार आकार में जमता है तो उसे लैकोलेट कहते हैं।
और ये माउथ है वॉल्केनो का, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। और ये वॉल्केनिक माउंटेन है, जो जब लावा जमता है तो उससे वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है। What about tectonic plates? टेक्टोनिक प्लेट्स जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तब वो नीचे से मैग्मा ऊपर आ जाता है। भारत अभियान के तहत किसानों को कृषि के उन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे किसानों को कम खर्च पर अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। तो हमारा जो एकीकृत कृषि प्रणाली है, ये एक ऐसा ही मॉडल है जिसमें एक किसान अपने एक ही खेत पे बहुत सारे अनेक फसलों को उगाता है और बहुत सारे जो खाली बच जाते हैं स्थान, तो उसमें पशुपालन, मुर्गी पालन तथा तालाब बनाकर मत्स्य पालन करते हैं तथा मधुमक्खी पालन ये सब करते हैं। तो इसमें ये हम लोग का एक तालाब है, जिसमें एक तालाब में हम लोग एक ही प्रकार के मत्स्य पालन को नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग इसमें 3 से 4 प्रकार के मत्स्य को पालन करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रेहू, कतला और सिंगी को हम लोग पालते हैं, तो सबसे इसमें एक ही ये तीनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। जो रेहू होता है वो सबसे ऊपर में रहता है, तो फिर वो उसको एयर चाहिए ज़्यादा चाहिए होता है, तो फिर वो सबसे ऊपर में रहता है। तो जो भी ऊपर के लेयर में जो भी फूड आते हैं तो उसको वो खाता है। जो कतला होता है वो मिडिल पार्ट में रहता है, तो उसमें जो भी खाना आता है वो उसको यूटिलाइज करता है। और उसके नीचे रहता है सिंगी, जो अंधकार में रहना पसंद करता है, तो जो बॉटम एरिया में रहता है खाना उसको खाता है। तो इसमें हम लोग को एक ही साथ हम लोग को 3 प्रकार की मछलियाँ मिलती है, जिसमें अगर हम लोग एक ही प्रकार की मछली को रखते हैं तो फिर उसमें हम लोग को कम मछली प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम लोग 3 प्रकार के रखते हैं तो फिर हम लोग को उसमें मुनाफा बहुत अधिक मिलता है। और ये जो तालाब है, इसमें से हम लोग इधर पानी का यूज़ करते हुए, इसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हुए हम लोग इसमें खेती करते हैं, और जिससे हम लोग को पानी कम पानी यूज़ होता है। और इसमें हम लोग फ्लावर का खेती करते हैं, जिसमें हम लोग को मधुमक्खी के लिए जो शहद होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और जो हम लोग गाय पाल रहे हैं, जिससे हम लोग खाद मिलता है, तो उसमें हम लोग उसका यूज़ हम लोग खाद बनाने के लिए करते हैं। और इधर में जो मशरूम का खेती हम लोग कर रहे हैं, और जो मुर्गी पालन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को मीट भी मिल रहा है, और उसका जो एग है उसको हम लोग बेच भी सकते हैं या फिर हम लोग खा भी सकते हैं। और सारा हम लोग एक बिजनेस पर्पस के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है। वर्तमान समय में जल समस्या बहुत ही विकट परिस्थिति का रूप धारण कर चुकी है। तो जल समस्या के निराकरण के लिए हम लोग एक विकल्प के रूप में वर्षा जल संचयन को मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले छत प्रणाली को दिखा रहे हैं, जिसमें बारिश होती है और बारिश जो छत है उसके ऊपर हम लोग टैंक रखते हैं, जहाँ पे जो बारिश होती है वो जल यहाँ पे एकत्रित होता है। और टैंक में एक पाइप हम लोग लगाते हैं, जो फिल्टर टैंक में, जिसके सहारे फिल्टर टैंक में पानी जमा हो जाता है। फिल्टर टैंक के तहत वो हम लोग पानी को हम लोग भूमिगत टैंक में स्टोर करते हैं। और भूमिगत टैंक में जो पानी स्टोर होता है उसको हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंचाई के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और वर्षा जल संचयन के लिए हम लोग तालाब की खुदाई कर सकते हैं, जिसके तहत भी हम लोग पानी स्टोर कर सकते हैं। उसका भी बहुत यूजेस होता है, जैसे कि कृषि के लिए कर सकते हैं, मछली पालन के लिए कर सकते हैं, और हम लोग कुआँ भी, मतलब कि कुआँ का भी हम लोग खुदाई कर सकते हैं, जिसके तहत वर्षा का जल एकत्रित हो सके और भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ा सके। तो इसका भी यूजेस है कि हम लोग पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं और सिंचाई इत्यादि के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे जल समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हम लोग का ड्रिप इरिगेशन है, इसमें पानी कंजर्व होता है इन अ गुड वे। आपका प्लांट्स को बहुत मिनिमल वाटर मिल रहा है, जितना वो लोग को चाहिए, ऑप्टिमल अमाउंट में पानी मिल रहा है, उस हिसाब से ग्रोथ अच्छा होता है। 95% वाटर इसमें कंजर्व होता है, 5% इवापोरेट होता है कंपैरेटिव टू ट्रेडिशनल मेथड जो है। इजराइल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1960s के दौरान, और इंडिया में अभी 15-20 साल से काफ़ी पॉपुलर चल रहा है ड्रिप इरिगेशन मेथड। 3.5 हेक्टेयर लार्ज स्केल पे आपका लैंड में कल्टिवेट हो रहा है ड्रिप इरिगेशन, और आपका पहले 40,000 हेक्टेयर्स पे यूज़ होता था, बट आज के टाइम पे ये बढ़ चुका है।
एग्रीकल्चर फील्ड बनाया है और इसमें कुआं है। कुआं का पानी मोटर के थ्रू सबसे पहले टैंक में जाता है और टैंक के थ्रू ड्रिप ट्यूब से पानी बूंद बूंद करके हर एक प्लांट में जाता है जितना उसको ज़रूरत होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे इसमें टाइम बहुत कम लगता है, एनर्जी सेविंग है और लेबर कॉस्ट भी बहुत कम लगता है और ये वाटर कंजर्व करता है जो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं उसे रिसाइकिल करके। और ये बाकी इरिगेशन सिस्टम से काफ़ी अच्छा, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है वो काफ़ी सेव होता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है और जो पाइप्स है, जो ड्रिप ट्यूब्स है वो प्लास्टिक का होता है, तो धूप की वजह से वो बहुत ख़राब भी हो जाता है जल्दी। और इसका ये अगर पानी अगर फिल्टर नहीं होगा तो मतलब ब्लॉकेज हो सकता है पाइप में और अगर मेंटेनेंस अगर देखा नहीं जाएगा तो उससे भी काम अच्छे से नहीं होगा। और क्या बनाया है? सर हम लोग का मॉडल का नाम है ग्रीन अर्बन सिटी। अच्छा सर ग्रीन अर्बन सिटी मतलब कि हम लोग अपने टाउन या शहर को किस प्रकार से, यानी कि प्रदूषण होने से भी वर्तमान समय में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएँ आ रही है, तो इन सभी का समाधान है जो अपने टाउन को किस प्रकार यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं, प्राकृतिक को बचाए रख सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये ग्रीन अर्बन सिटी का कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा माहौल दिखाने का कोशिश किया जैसे कि ये गार्डन है, तो इसमें गार्डन में परिवार के लोग दोस्त सब मिलकर एक दूसरे को मतलब मेल जोल बढ़ेगा, सोशलिज्म बढ़ेगा, एक दूसरे से मिलेंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, इससे मेंटल हेल्थ सबका प्रभाव अच्छा होगा। साथ ही साथ इसमें एप्लीकेशन दिखाया गया जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, तो जैसे पेट्रोल और डीजल वाले गाड़ी से तो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसका यूज़ ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिक कार ये सब का यूज़ करके हम पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। साथ ही साथ छतों में गार्डनिंग, अपार्टमेंट में गार्डनिंग करके हरा भरा बना सकते हैं। फिर इसमें एप्लीकेशन यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बहुत सारे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। फिर हीटर से पानी गर्म वो सब वगैरह सब काम कर सकते हैं। ठीक है, सब मिलकर बनाया ग्रीन सिटी आप लोग, ठीक है। मैं ओरिजिनल बना लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून मैम। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाया है, जैसे कि सैंड, पेपर्स एंड फैब्रिक पेस्टल कलर्स यूज़ किया है। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा ग्लोबल कॉज बन चुका है जो कि दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म ऑफ द ग्रेटर रिटर्न्स एंड द टेम्परेचर. It leads to the major cause, that is global warming. So our topic is the impacts and causes of global warming. So first of all, I would like to tell about what is global warming. Global warming is the term which defines that the rise in the average temperature of the Earth's surface due to the greenhouse gases. So here हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है फैक्ट्रीज़ के बारे में। फैक्ट्री से यहाँ पे हार्मफुल गैसेस जो हम लोग का फ्लो होता है, जैसे कि CFCs जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस जो कि बहुत ही हार्मफुल है। यहाँ से हम ये जब गैसेस यहाँ से ट्रैप हीट करते हैं हम लोग, और उसके बाद अर्थ सरफेस हम लोग का वार्म एंड वार्मर हो जाता है। साइंटिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से 1998 में वो एक ऐसा ईयर था जो कि बहुत ही वार्मेस्ट था इन द हिस्ट्री, एंड 2005 उसके बाद ऐसा ईयर माना गया था। पारुल भी आपको इम्पैक्ट्स और कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ड्रॉट है, ग्लेशियर्स का पिघलना और फैक्ट्रीज, एयर पॉल्यूशन। तो अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने रियल लाइफ में अगर रिलेट करके देखें तो पॉल्यूशन की वजह से ये हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। लंग प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, अस्थमा जैसे बीमारी इससे होते हैं। ड्रॉट से क्या होता है कि इससे फूड स्कार्सिटी होता है, मीन्स फसलों की अच्छी पैदावार नहीं होती, उसमें कमी आ जाती है। इसके साथ साथ वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है।
ग्लेशियर्स के पिघलने से क्या हो रहा है कि ऐसा बहुत सारा, जैसे इंडोनेशिया जो कंट्री है उसका अभी कैपिटल जकार्ता है, बट इंडोनेशिया गवर्नमेंट अब उसको हटा करके, जकार्ता को हटा करके एक नया कैपिटल बना रहा है जो कि सेंटर में बना रहा है, और जकार्ता जो है वो ओशियन के साइड पे वो स्टेट है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्टेट्स जो है समर्ज होते जा रहे ओशियन में ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ड्राउनिंग इन वाटर। यस मैम। एंड हियर इज द आइस मैम, इस पोस्टर के थ्रू हम लोग बताना चाह रहे हैं कि कैसे पहले अर्थ था, देन अब कैसा होते जा रहा है। पहला अर्थ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी था, वहाँ पे वाटर लेवल बहुत अच्छी थी। देन जब हम लोग फ्यूचर की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, वाइल्ड फायर होते जा रहा है। देन पॉल्यूशन की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत सारा व्हीकल्स यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग हमारा हो रहा है और अर्थ को अफेक्ट कर रहा है। सो वी हैव वन प्लैनेट वन चांस टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, चूज़ वन फॉर आवर फ्यूचर। सो हमें ग्रीनरी की ओर जाना है और हमारा अर्थ को इसकी ओर लाना है। सो नाउ दीपिका विल टेल अवेयरनेस रिलेटेड स्टेप्स टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। इस यहाँ पे सारे हमारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, अवेयरनेस रिलेटेड स्टेप्स टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। सो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें लेना है ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज़ करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। जैसे कि हमें रिसाइकल मोर, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। ड्राइव लेस, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो यूज़ करिए 2 व्हीलर इंस्टेड ऑफ 4 व्हीलर, क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूशन उससे निकलती है। फिर अफॉरेस्टेशन, जैसे कि हमें बहुत सारे आसपास में पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारे चारों तरफ हरियाली फैली रहे। फिर स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, सेव वाटर, हमें वाटर भी बचानी चाहिए। रिड्यूस फूड वेस्ट, जो हम बहुत सारे खाना फेंकते हैं वो सब हमें नहीं फेंकनी चाहिए, या तो आप गरीब को दे दो या फिर आप उसी हिसाब से लिमिटेड फूड बनाया करिए। फिर सेव एनर्जी, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्ट कंपोस्टिंग, टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़। ये ज़्यादातर हमारे आसपास बहुत होते हैं कि हम स्विच ऑन करके लाइट चले जाते हैं रूम के बाहर या फ़ैन, तो वो सब हमें नहीं करने चाहिए। फिर अवॉइड प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक आसपास हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कि बस बोलने के लिए रह गया है लेकिन कोई हम यूज़ नहीं करते हैं, बट हमारे ये मॉडल में भी हमने अवॉइड किया है ये प्लास्टिक को। बिकम पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग अवेयरनेस कम्युनिटी, हमें एक कम्युनिटी बनाना चाहिए जिससे हम चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग का अवेयरनेस फैला सकें कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है और उनको कैसे रिड्यूस कर सकें। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि सर हम लोग आज का टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेंशन। तो ये कैंडल कैरोजन है जो कि इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, और जो एक एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाना चाहते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले हॉट वाटर लेंगे, उसके बाद थोड़ा हम लोग कलर मिक्स करेंगे। और दूसरे क्लास में हम लोग कोल्ड वाटर ले रहे हैं सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वेंशन हो रहा है। हीट ट्रांसफ़र हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो 3 वेज से होता है, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। तो इसमें हम लोगों ने कन्वेंशन को दिखाना, कन्वेक्शन दिखा रहे हैं, जो कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर जा रहा है ड्यू टू ये लाइट हो रहा है। और इसके रिवर्स में यदि हम लोग करते हैं तो ये हम लोग का कोल्ड वाटर है और हम लोग हॉट वाटर, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए। और इसके रिवर्स में यदि हम लोग यहाँ पे हॉट वाटर लेते हैं, और जैसा कि दूसरे बार हम लोग का कोल्ड वाटर नीचे रहेगा और हॉट वाटर ऊपर रहेगा। तो सर अब क्या हो रहा है कि अब ऊपर नहीं जा रहा है, बिकॉज ऊपर हम लोग का हॉट वाटर है और नीचे कोल्ड वाटर है। तो गैसेस क्या होता है, जब वो गर्म होते हैं तो वो लाइट रहते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है सर, जैसे कि इमर्सन रॉड है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और नेचुरल कन्वेंशन जो है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज एंड जैसे कैंडल कॉलोशन
जर्मन ट्रेडिशन में सबसे पहले आया था 1800। अब वो जब इलेक्ट्रिकल पावर इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था उससे पहले हमारा कैटल करोशन यूज में आ गया था। तो इसी ये है हमारा ये नेचुरल फेनोमेना है और ये हम लोग आर्टिफिशियल है मैम। इसको हम लोग कन्वेंशन इस पर हीट प्रोड्यूस करते हैं तभी होता है। और ये हमारा मॉडल है जिसमें हमने एक सिटी दिखाया है और विलेज दिखाया है। और इस सिटी और विलेज में लोग इलेक्ट्रिसिटी खरीदते नहीं हैं बल्कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करते हैं ना। और और सर इस पर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सोलर पैनल के थ्रू चाहे हम अर्बन सिटी पर है चाहे रूरल सिटी पे, इसके यूजेस से हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं से लेते हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, उसके बजाय हम इलेक्ट्रिसिटी खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें अर्बन सिटीज़ पे, तो अर्बन सिटीज़ पे हमारे जैसे नॉर्मल कोई भी इंडस्ट्रीज होता है, हम इंडस्ट्रीज पे भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे रेसिडेंशियल एरिया से भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कि आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, तो फिर जहाँ भी पार्किंग होता है तो पार्किंग से हम सोलर पैनल के थ्रू उसका पावर प्लांट लगा सकते हैं, जहाँ पे जब गाड़ी खड़ा रहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर से चार्ज हो सकता है। और वैसे ही यहाँ पे हमारा रूरल एरिया पे इसका बहुत सारा यूसेज है, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है किसी भी तरीके से, तो सोलर प्लांट के थ्रू जब हम वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाते हैं तो वहाँ भी हमारे घरों पर सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सकती है। और जिसके थ्रू हम वहाँ पे फार्मिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिप इरीगेशन के थ्रू हम काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी लिमिटेड अमाउंट पे वाटर भी यूज़ करते हैं। प्रॉपर जहाँ पे नीड है वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन के थ्रू हम फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ वही पास आपको। और ये हमारा एक एग्जाम्पल है सोलर लाइट का लैम्प है ये, जो ये रेड लाइट आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी भी ये चार्ज हो रहा है, जो भी लाइट्स मिल रही है इसे, और ये चार्ज है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था सोलर लाइट का, कैसे यूज हो रहा है, कैसे आप लोग बनाइए भी, थैंक यू सर। ओरिजिनल बनाइए सर ये हमारा चार्ज जो व्हीकल्स पे भी यूज़ होते हैं, जैसे ऑनलाइन पे भी होते हैं, तो ये सारे हैं। और आजकल सोलर हीटर भी यूज़ होते हैं सर, जो सोलर एनर्जी कंजर्व करके यूज़ किए जाते हैं। सोलर इंडक्शंस होते हैं। और जिस तरह मेरे फ्रेंड ने बताया कि व्हीकल्स चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ किया है इस तरह सोलर पैनल के थ्रू व्हीकल्स चार्ज हो पाते हैं। सर जैसा कि हमारे आने वाले कल को नीड के देखते हुए हमने एक वायरलेस पावर ट्रांसफर का एक वर्किंग मॉडल तैयार किया है। सर इसमें क्या है कि जब भी हमारे यहाँ पे देखिए सर, हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है जिसके थ्रू यहाँ पे करंट जा रहा है। हम जैसा कि जानते हैं जहाँ पे भी करंट जाता है वायर पे, वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई दूसरी कार लाएंगे तो देखिएगा कि अपने आप जलेगी बिना किसी कनेक्शन के, वायर के कनेक्शन के बिना ही ये हमारा काम कर रहा है सर। ये देखिए, ठीक है सर। इसकी एप्लीकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जिसको देखते हुए मैंने एक वर्किंग मॉडल बनाया। अब इसकी सर्किट का जो अरेंजमेंट है वो हमारे दोस्त बताएंगे कि भाई सर हम लोग एक प्राइमरी कॉइल लेते हैं जिसमें हम लोग बैटरी सप्लाई कर देते हैं। इसकी वजह से हम लोग करंट फ्लो होता है और उस वजह से हम लोग कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होती है। और सर इसी सेम टू सेम हम लोग सेकेंडरी कॉइल भी लेते हैं, उसमें एक बल्ब एलईडी बल्ब कनेक्ट करते हैं और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के नज़दीक लाते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स है वो करंट इंड्यूस करती है, जिसके वजह से वो बल्ब इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से बल्ब जलता है सर। और सर अगर इसके एप्लीकेशन में अगर हम लोग बात करें सर, जैसे कि अभी के टाइम पे पेट्रोल अगर देखें या फिर अगर कोल को देखें तो धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में फॉसिल फ्यूल लगभग शॉर्टेज इनका होना ही है। तो हमारे जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट भी किया जा रहा है। और इनका एक बहुत अच्छा रिसेंट एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे कि लिथियम का माइंस अभी कश्मीर में मिला है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 5.9 टन्स मिला है। चाइना में सिर्फ 4.6 के अराउंड टन्स होने के बावजूद भी वो वर्ल्ड का लगभग सबसे ज़्यादा लिथियम प्रोडक्शन करने वाला कंट्री बना हुआ है और इंडिया में उससे भी ज़्यादा अभी मिला है। जिसके कारण लिथियम जो कि सभी ईवीज़ में बैटरी का काम करते हैं, इनमें भी अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बन रहे हैं उसमें लिथियम का यूज़ होता है। आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी जो बैटरी यूज़ हो रहा है लिथियम का यूज़ हो रहा है।
तो लिथियम मिलने के कारण आने वाले टाइम में हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं लगभग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनने ही वाले हैं, और उनको चलने के लिए चाहिए बैटरी, और साथ ही साथ उनको चार्ज करने के लिए चाहिए या तो पावर स्टेशन आपको चाहिए, और अभी के टाइम पे वो वायर्ड पावर स्टेशन आपको मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आगे के लिए सोचते हुए वायरलेस पावर स्टेशन का हमने किया, जिसमें कि सिर्फ गाड़ी वहाँ पे आपका पहुँचते ही अगर दूर तक में स्टेशन से बाहर नहीं होंगे चार्ज, लेकिन जैसे आप स्टेशन पहुँचेंगे आपका कार अपने आप चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और 2030 के अराउंड तक में सरकार ने भी कहा है कि ज़्यादातर जो गाड़ी हैं वो EVs होने वाले हैं। तो सर ये फ्यूचरिस्टिक एक तरह का प्लान बन रहा है सर। और अभी के टाइम में सर मोबाइल पे देखिएगा, एप्पल का जो मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल जो वायरलेस चार्जिंग पे काम करता है, तो इसी के लिए हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको लगाया है कि अगर हम किसी भी कंपनी के मोबाइल को अगर रखते हैं तो वो भी वायरलेस चार्ज हो सकता है। और इसी तरह से सर जापान के लिए उसके लिए सर मोबाइल में एक कॉइल रहते हैं, कोयल रहता है। Good afternoon, sir, ma'am, and teachers. Myself, Jasmine Khanam. I created this model along with my friends. Hydroponic is often called as soilless farming. It is a technique of growing plants using water-based nutrient solution without soil. It was first practiced in hanging garden of Babylon. Later, it was popularized by William Frederick James in 1937. It is now practiced in Jharkhand also. Solution contains 14-17 elements, out of which 14 are microelements. The 3 main are nitrogen, oxygen, and carbon. So this is our basic setup of hydroponics. Hydroponic consists 2 tube-like structure. One is known as a flow tray. This one is flow tray and that one is reservoir. In reservoir we keep nutrient solution and nutrient pump. And then we give power supply to nutrient pump. Nutrient pump pumps the solution into grow tray, providing minerals and water to each and every plant. And when the cycle completes, the excess amount of solution drained again into reservoir, and the process continuously goes on. Yes, ma'am. That system is Dutch and bucket system. मैम प्रेजेंट टाइम में अब मुंबई में देखने को मिल रहा है तेलंगाना में, जिसमें बहुत से फार्मर्स अपना लाभ निकाल रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका कॉस्ट लगता है, मगर उसके बाद जो इसका प्लांट जो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाता है, जिसके कारण हम लोग मार्केट में कम वेजेस पे उपलब्ध हो जाते हैं। मैम ये झारखंड में बोकारो में भी सेटअप लगा के बिक्री जा रही गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम ये स्पार्क टेस्ला कॉइल है। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में क्रिएट करता है। और जो ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ये जब टेस्ला कॉइल में बनती है तो ये एक लाइटिंग बॉल की तरह प्रतीत होता है, जो कि थंडरस्टॉर्म के टाइम जो लाइटिंग होता है उस टाइप का दिखाई देता है। सर इसका इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने किया था 1891 में। सर अभी जो मूवी वगैरह होता है ना, वो सब में जो इफेक्ट पड़ता है लाइटिंग इफेक्ट, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 9000 से भी ज़्यादा मतलब जो वोल्टेज रहता है उसको ये स्टोर करके रख सकता है। तो सर ये जो टेस्ला कॉइल है ये बेसिकली निकोला टेस्ला ने बनाया था। इसका मेन उसका उद्देश्य था कि जो पावर ट्रांसमिट हो वो कोई भी एंटेना लगा के उसको अपने खुद को रिसीव करके उसको यूज़ कर सकता है। अभी का टाइम में भी अगर जैसे उन्होंने दिखाया कि कार को मैग्नेटिक फील्ड में रख के कार को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन ये जो बनाया हुआ था इसका यूज़ करके कोई भी एंटेना लगा के चलते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को ले सकता है। तो इसकी वर्किंग में हम लोग यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है, इसकी जगह हम लोग बैटरी भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर फॉर कन्वीनियंस हम लोग एक अलग से सर्किट यूज़ किए हैं। ये 36 वोल्ट का है और यहाँ पे ये है फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, जो टीवी वगैरह सब में यूज़ होता है ना, जो कैथोड रे ट्यूब होता है उसको रन करने के लिए होता है। तो इसको रन करने के लिए हम लोग को AC सप्लाई चाहिए, लेकिन हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा है। जैसे कि इंडिया में आप देखे हैं कि इंडिया 50 हर्ट्ज़ पे काम करता है, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो USA वगैरह में जो 60 हर्ट्ज़ के ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ते जाता है, ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा होता जाता है, क्योंकि उनको रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने में ज़्यादा टर्न्स वगैरह का नहीं यूज़ होता है।
ये हमारा खुद से बनाया हुआ ये इसका ड्राइवर सर्किट है, इसको ड्राइव करता है। अब यहाँ पे आता है ये टेस्ला कॉइल कैसे रन करता है। तो जो ये हाई वोल्टेज जो क्रिएट हो रहा है, ये पहले ये मैंने एक कैपेसिटर बनाया है, हाई वोल्टेज कैपेसिटर। इसमें ये बहुत थिक वॉल है क्योंकि इसके अंदर एक फॉइल है और बाहर एक फॉइल है। हम लोग लाइक दो मेटालिक प्लेट के बीच में एक इंसुलेटर रखे हैं। तो ये मोटा इसलिए रखे क्योंकि वोल्टेज इतना हाई है कि ये इंसुलेटर को पियर्स करके भी पार कर सकता है, बोल के हमने इसे मोटा रखा है। तो जब ये हाई वोल्टेज यहाँ से फ्लो होकर इस पर जाता है तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वायर का, वो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल ये जब हमने इस ट्रांसफार्मर को ऑन किया तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अभी कम है, यहाँ वोल्टेज बहुत कम है। तो जैसे जैसे ये चार्ज होता रहता है इसका वोल्टेज राइज करते जाता है और उसके बाद जब ये मैक्सिमम वोल्टेज पे जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का होता है कि वो हाई वोल्टेज होने पे वो एयर पे भी जंप कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मैक्सिमम पोटेंशियल पे चल जाता है तो ये यहाँ पे वो करंट यहाँ से कॉइल से होते हुए ये स्पार्क गैप पे जंप करके वापस आता है, जिसके वजह से एक बहुत स्पार्क्स दिखा स्पार्क्स बहुत हाई करंट होता है, जिसकी वजह से वो इस कॉइल पे ट्रैवल करके वापस जाता है। जब ये यहाँ पे जब स्पार्क जंप करता है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है और ये एक एलसी सर्किट की तरह काम करता है, जो ये एक दूसरे के बीच में रिजोनेट होता है। रिजोनेट होने की वजह से उसमें एसी करंट प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होते रहता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है। इसमें कम नंबर ऑफ वाइंडिंग है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वाइंडिंग है, जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज मल्टीप्लाई होकर यहाँ से हाई वोल्टेज वजह से स्पार्क होता है। तो मेन जो ये भी एक तरह से इनविजिबल एलसी सर्किट है, क्योंकि ये जो टॉप लोड बना हुआ है ये एक तरह से कैपेसिटर का ही काम करता है, जो इन्वायरमेंट से इसका ग्राउंड पे कवर्ड रहता है, जिसकी वजह से ये एक एलसी रिजोनेंट सर्किट है। तो एलसी रिजोनेंट सर्किट में आप जानते हैं कि अगर उस पर एंटेना लगा दिया जाए तो उसमें रेडियो वेव क्रिएट होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने हाई वोल्टेज वगैरह सब क्रिएट कर लिया था, लेकिन इसका रिजोनेंस अभी हम ट्यून नहीं कर पाए हैं क्योंकि टाइम और पार्ट्स का इशू है। लेकिन आपको इसका वर्किंग हम दिखा रहे हैं। ये कम से कम मैंने कैलकुलेट किया 3 सेंटीमीटर तक जंप कर सकता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये 90 किलोवाट प्रोड्यूस करता है, जैसे हम दिखा देते हैं। डिस्चार्ज कर दिया। तो ये जो करंट जंप हो रहा है इसकी वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, इसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। बट इसे ट्यून करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा और टाइम चाहिए था, वो ज़्यादा तो देख सकता है। सर इसका एडवांटेज ये है कि ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी डेली लाइफ में वायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने से कि बहुत मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, तो इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बचाया भी जा सकता है। ये इसका लास्ट ठीक है, बनाइए बिजली बचाइए यहाँ पे। ये सर हम लोग जरूर जॉब करते हैं। Hi, Suman Kumari along with my friends Archana Kumari, Akasha Kurumu and Riku Kumar. We are here to present our model based on the topic blood circulation in humans. तो सर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जो ब्लड को सर्कुलेट कराता है हमारे पूरे बॉडी, और उसके में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड। तो इसी का फंक्शन हम लोग बनाया है, जिसका वर्किंग मॉडल है वो हम लोग दिखा रहे हैं। जब हार्ट पंप होता है, ये हार्ट है, जिसको हम लोग पंप करवा रहे हैं मैनुअली, जो कि हम लोग के बॉडी में ऑटोमेटिकली होता है। तो जब ये हार्ट पंप होता है तो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन में ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो आर्ट्रियम में आता है, फिर वो वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से होते होते वो बॉडी पार्ट्स में जाता है, और वहाँ पे वो ऑक्सीजन को कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो आता है वेन्स के थ्रू हार्ट में, जो कि ये राइट आर्ट्रियम में आता है। उसके बाद राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में वापस आता है, और यहाँ पे फिर कैपिलरी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और ये साइकिल कंटिन्यू होते रहता है। इसकी फंक्शंस हैं कि ये कंटिन्यू ब्लड फ्लो करता है और मेंटेन करता है पार्ट में बॉडी सप्लाई ब्लड सप्लाई को।
सर ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी पार्ट के थर्मो रेगुलेशंस को और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को एंड रिमूवल करता है हमारे बॉडी पार्ट से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये बॉडी फ्लूइड को हमेशा बॉडी में बैलेंस रहे तो वो चीज़ के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। इसके सर डीमेरिट्स हैं कि अगर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो तो आपको कार्डियो अरेस्ट, ब्लड ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, हाई बीपी। Your blood is not filtered. यस ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ब्लॉकेज ना हो? फूड अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, ये हमारा स्मार्ट डस्टबिन है। इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। ये हमारा स्मार्ट डस्टबिन है। ये थोड़ा सा नॉर्मल डस्टबिन है, उससे अलग है। कोरोना काल में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तो जानते ही हैं, जैसे कि संक्रमण छूने से फैल जाता था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे सेंसर लगा हुआ है, हम लोग जैसे यहाँ पे हाथ रखेंगे ये खुल जाएगा और इसके अंदर हम लोग कचरा डाल देंगे, ये खुद बंद हो जाएगा। यस सर। सर आप भी यूज कर सकते हैं सर, करिए ना सर। कचरा डाल यस सर। ठीक है, बनाइए बढ़िया वाला इसका बड़ा रूप बनाइए। कॉलेज स्कूल या फिर अस्पताल वगैरह कॉलेज पर दीजिए, बना यस सर जरूर देंगे सर। अभी सर इसमें मेन चीज़ जिससे ये वर्क कर रहा है, ये हमारा बीच में सेंटर में जो है वो मदरबोर्ड है, उसका माइक्रो कंट्रोलर जिसे कहते हैं, उसका एक यूनो भी नाम है। तो वो मेन उसका मदरबोर्ड है, उस पर जैसे ये वर्क कर रहा है उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, जिससे कि ये जो हमारा ये जो हैंडल है, ये रोबोटिक हैंडल है, जिसकी वजह से मतलब उसका जो टाइमिंग है सर उसे हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम खोल रहे हैं तो 3-4 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो उस पर हम उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जल्दी खुलने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? सर जल्दी खुल जाता है, लेकिन अभी मतलब जैसे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है तो खुल जाता है, हाथ देने का भी जरूरी नहीं है। अच्छा। अभी सेंसर का बॉडी डिटेक्ट करेगा। खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा जी, यूज वाला गुड आफ्टरनून। ये हमारा सौर मंडल है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसके अंतर्गत हमारे सौर मंडल में 3 भावना ग्रह भी पाए जाते हैं, सीरिस, एरिस एवं प्लूटो। ग्रह है, कौन ग्रह रहना चाहिए? ठीक, शनि ग्रह है क्या? नहीं, Saturn. That is Saturn. That is asking. हाँ नहीं, अभी तो है, आप 5-10 मिनट लगेगा। तो यहीं पर है ना, आसान ठीक। हमारा जो मॉडल है उसका नाम है कार्बन साइकिल। इसे बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। बायो जियो केमिकल में जो कार्बन एलिमेंट है उनका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर जो रॉक में होता है। कार्बन का जो साइकिल है वो वन फॉर्म से अदर फॉर्म में एक्सचेंज और ट्रांसफ़र, रिसाइकल, रीयूज़ होते रहता है। और हमारे अर्थ में इसका जो यूज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होता और हमेशा प्रेजेंट रहता है कार्बन एलिमेंट कंटेंट जो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो कंटेंट है, कार्बन एलिमेंट है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। CO2 और सनलाइट के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं
और वो फूड को कंज्यूम करता है एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म का जब डेथ हो जाता है तब वो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद हज़ारों मिलियंस एंड ईयर्स के बाद उनका डिकम्पोजिशन होने के बाद सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर के बाद उनका फॉर्मेशन होता है कोल में, और कोल का यूज़ होता है फ्यूल के रूप में और फ्यूल के रूप में, और उसका हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फिर एटमॉस्फेयर में यूज़ हो जाता है। और इधर जो एक्वेटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म है उनका भी जब इनका सेल डेथ होता है तो वो सेडिमेंट के रूप में यहाँ आ जाते हैं, जो उनका सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर में उनका गैसिफिकेशन होता है और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट का फॉर्मेशन होता है, और जिसका यूज़ होता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। और यहाँ जो एरो दिखाया गया है एटमॉस्फेयर में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया ये एक ग्रीन हाउस गैसेस है, तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया तो जो अर्थ है वो वार्म हो जाएगा, वो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज भी कर सकता है। गुड आफ्टरनून सर, हमारा टॉपिक है प्रदूषण। पहले हम समझ लेते हैं प्रदूषण है क्या। सर, प्राकृतिक पदार्थ और मानव निर्मित पदार्थों से जो मनुष्य के लिए प्रतिकूल वातावरण तैयार करती है वो प्रदूषण कहलाती है। सर, हम अपने मॉडल में दिखाना चाहते हैं कि आधुनिकीकरण से जो आधुनिकीकरण मानव के लिए ज़रूरी है, उसी आधुनिकीकरण को देखते हुए जो प्रदूषण पैदा होते हैं, जैसे सर कारखानों से निकलने वाले कचरे, वेस्टेज मटेरियल, ये सब, तो इस सब से जो प्रदूषण होता है उससे मानव जीवन को बहुत क्षति पहुँचती है। तो मेनली यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री से, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जैसे वेस्ट मटेरियल से हो रहा है, यहाँ से यूज़ हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो रहा है सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, जो डंपिंग करते हैं यहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो शहरीकरण से निकलता है यहाँ पर शहर में जाके वेस्ट करते हैं। तो शहर को भी जो फर्टाइल लैंड है वो भी क्या हो रहा है, अनफर्टाइल हो रहा है उसके थ्रू से। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, शहर में ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट के थ्रू जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके शहर को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रोड बनते तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लैंड वगैरह के एक्वायर करते हैं, तो एक्वायर होने से क्या बहुत सारा पेड़ कट जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दिखा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के थ्रू पेड़ यहाँ कट रहे, ठीक ना। लेकिन जब यही आधुनिकीकरण में अगर यहाँ पेड़ लगाएंगे उससे क्या होगा कि हम उसे कम कर सकते हैं। मैंने डेवलपमेंट के थ्रू इस तरह डेवलपमेंट तो ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, लेकिन उसको रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ मेजर टेक कर सकते हैं। डेवलपमेंट तो चेंज मतलब रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ मेजर क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर वाटर फिल्ट्रेशन लगा दें, यहाँ पर जो इससे वेस्ट निकल रहा है उसको यहाँ पर जो वेस्ट वगैरह फिल्टर करके यहाँ निकालेंगे तो ये वाटर पोल्यूशन क्या कम होगा उससे। नॉइज पोल्यूशन यहाँ पर जो नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं उसको अगर कम कर सकते हैं तो कम बहुत तरह से कम हो सकता है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर अगर पेड़ वगैरह यहाँ पर आसपास लगा इंडस्ट्री के थ्रू आसपास, उससे क्या हो रहा है जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम निशा रानी है, फ्रॉम DLED सेकेंड ईयर। ये हमारे मॉडल है सोलर पावर इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि जो सन रेज जब इस पैनल पे पड़ती है, सोलर पैनल पे, तो ये सन रेज की पावर को, एनर्जी को ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, और ये एनर्जी बहुत सारी वेरियस वर्क के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। हाँ, मैंने दिखाया है एक बहुत पॉपुलर और बहुत इम्पॉर्टेंट एक वर्क है सोलर पावर इरिगेशन, जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये सोलर पैनल से ये सारे कनेक्टेड है। हम लोग वाटर वहाँ से पंप के द्वारा ले रहे हैं और ये टैंक भर के यहाँ पे इरिगेशन कर रहे हैं। इरिगेशन से ये फ़ायदा होता है कि इस थ्रू से ये फ़ायदा होता है कि ये डायरेक्ट रूट पे जाती है और ये फसल ज़्यादा अच्छा होता है, इससे उर्वरक एक टाइप का उर्वरक देती है इसे। और ये बस सोलर एनर्जी से हम लोग स्ट्रीट लाइट भी जलाए हैं। ये
स्टोर होती है, जैसे इसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी दिन में रात में कभी यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ये इको फ्रेंडली है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता इससे, और ये लो बजट भी है और ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये लो बजट है तो वो लोग इसे ऑफर कर सकते हैं। और हमारे गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो और ये किसानों तक पहुँचे, इसका यूज़ करें, क्योंकि किसान ज़्यादा क्या करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं पंपिंग के लिए, जो कि डे बाई डे डीजल इतना महंगा हो रहा है, उसके लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बनाइए, आप लोग जो सामान चाहिए मिल जाएगा, एक तो ओरिजिनल बना के ठीक है, जो सामान चाहिए आपको सोलर सिस्टम। वर्तमान किसानों को दो चीज़ की समस्या हो रही है। पहला क्या हो रही है कि हमें पानी नहीं मिल पा रहा और बिजली की समस्या है, तो ये हम किसान को देखते हुए इसका संरक्षण किए। कैसे क्या होता है कि अगर हम पानी के वर्षा की तरफ संरक्षण करते हैं उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं। इसमें सर ये क्या होता है कि जब हम पानी गिराते हैं तो किनेटिक एनर्जी जो होता है वो ये करता है, वो इसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेटर लगा हुआ वो इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कि किसानों क्या होता है कि अभी देखिए खेती में उनको डीजल चाहिए, डीजल बहुत महंगा है। अगर उनके पास अपना स्वयं का अगर बिजली होगा तो वो क्या करेंगे, अपने से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, और जो पानी बच जा रहा है ये 100% पानी को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे गार्डनिंग हो गया, पार्क हो गया, चारागाह, तालाब से क्या हो रहा है कि अगर हम तालाब में पानी को संरक्षण करते हैं तो क्या होता है कि उसमें मछली उत्पादन कर सकते हैं, उससे अपने किसानों की आय डबल हो सकती है। ओरिजिनल बनाइए, इसका भी आप लोग ये जो सामान चाहिए आप लोग मिल जाएगा डेमो में। थैंक यू सर। हमने जो मॉडल बनाया है वो कोरोना से रिलेटेड है। तो कोरोना का जो पूरा नाम है वो SARS-CoV-2 है। SARS स्टैंड्स फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। CoV-2 इसलिए बोला गया है क्योंकि 2003 में सेम कोरोना जेनेटिकली सेम आया था, उसको कोरोना 1 बोला गया और इसको कोरोना 2 बोला गया। इट कॉजेज डिजीज, तो जो डिजीज़ है वो कोविड-19 है। कोविड स्टैंड्स फॉर CO कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, D स्टैंड्स फॉर डिजीज़। 19 इसलिए बोला गया है क्योंकि दिसंबर 2019 में इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था चीन के वुहान से। अब बात अगर करते हैं कोरोना का, तो ये कोरोना है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है क्राउन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये क्राउन टाइप का दिखता है। अब अगर स्ट्रक्चर में इससे देखा जाए तो ये आउटर सरफेस हुआ, ये स्पाइक प्रोटीन हुआ, और भी प्रोटीन्स इसमें होते हैं जैसे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन और इन्वेलप प्रोटीन। अगर इसके अंदर पार्ट को अगर देखा जाए तो ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA है जो कि जेनेटिकली मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल। आगे का पार्ट तो ये जानेंगे कि जब कोई हेल्दी पर्सन में अगर कोरोना एंटर करता है तो क्या होता है। जैसे ये एक हेल्दी पर्सन है, अगर इसमें कोरोना एंटर किया तो इसका एक सेल का पार्ट हम लोग बनाए हैं। इस सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर में ये ACE2 रिसेप्टर है, और ये सारा सेल ऑर्गेनल्स है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, और ये न्यूक्लियस, और ये ER। अब जब सेल यहाँ से एंटर करेगा, सबसे पहले ये जब सेल आएगा बॉडी में, ये रिसेप्टर के पास आता है, ACE2 रिसेप्टर के पास। इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो इसमें पूरा मैच कर जाता है, जिससे हमारा सेल इसे एंट्री करने के लिए इजाज़त दे देता है। जब कोरोना एंटर हो जाता है तब ये अपना जो इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उसको रिलीज़ कर देता है। ये RNA हमारे न्यूक्लियस में जाता है और हमारा सेल को हाईजैक कर देता है। फिर ये इंस्ट्रक्ट करता है कि अब तुम मेरे लिए RNA बनाओगे, यानी मेरा जेनेटिक मटेरियल बनाओगे। तो फिर ये RNA सिंथेसिस होता है और प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन और RNA मिल करके ये कोरोना का निर्माण करते हैं हमारे सेल के अंदर में। इस प्रकार बहुत सारे कोरोना वायरस सेल के अंदर में बन जाते हैं।
और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब फिर ये सेल मेम्ब्रेन को फाड़ते हुए इस तरीके से बाहर आ जाते हैं, ऐसे डैमेज करते हुए। इस प्रकार सेल का डेथ हो जाता है। फिर जब कोरोना कॉज हो जाता है तो इसका सिम्टम्स ये होता है कि 14 डेज तक इसका कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता है, और इसलिए बोला जाता था कि 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन रहना चाहिए। इसका सिम्टम्स है हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, सॉफ्ट थ्रोट होता है, डायरिया हो, ये सब होता है। अब इसका बचने के लिए है कि वैक्सीन तैयार किए गए हैं। इंडिया में जनरली कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज़ हुआ है। हमने यहाँ पे कोविशील्ड का मेनली दिखाया गया है कि कोविशील्ड वायरस को बनाने के लिए इसमें एडिनो वायरस को यूज़ किया गया है वेक्टर के रूप में, और इसका स्पाइक प्रोटीन है जो कोरोना का है, यानी रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस को वैक्सीन के थ्रू हमारे सेल में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा सेल बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडी का काम ये होता है कि ये कोरोना का स्पाइक प्रोटीन में आकर के इस तरीके से बाइंड हो जाते हैं, जिससे कोरोना को ये ब्लॉक कर देता है, इसका सारा स्पाइक को। तो इस वजह से वो इसमें अटैच नहीं हो पाते हैं और सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं। इस प्रकार एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस से। अब इसका प्रिवेंशन के लिए हमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए, जैसे कि हमें मास्क लगाना चाहिए, हमेशा हाथ साफ करते रहना चाहिए हैंड वॉश से, साबुन से। फिर कच्चा मीट या मांस ये सब अवॉइड करना चाहिए। छींकते समय हमेशा मुंह ढक के छींकना चाहिए। ये सब इसके प्रिकॉशंस हैं। In spite of using this antibody, Covishield and Covaxin, still third wave is attacking.